वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी हमने अपने CMI डाटा वाले जो टॉपिक है उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस सेशन लास्ट कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है पास्ट डाटा कैसे पंच करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का CMI के अंदर, वो काफ़ी आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे होंगे मैंने, उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो देखिए, जब भी आप इसके ऊपर काम करें या जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको ये इस चीज का कभी भी कोई भी टॉपिक का रट्टा नहीं मारना है कि इस चीज को इसी तरह से करना है या ये चीज इसी तरह से ही करनी है। आपको कोशिश करनी है, जो मैं पहले भी बार बार बोलता हूँ, थॉट प्रोसेस समझने की, कि मैं क्या सोच के क्यों चीज को, किस चीज को कहाँ पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो चीज आपको सोचनी। आपका दिमाग की गाड़ी दौड़नी चाहिए, आपका दिमाग सोचना शुरू करना चाहिए। अगर वो सोचना शुरू करेगा तो बाकी का काम आपका सारा का सारा आसान हो जाएगा। तो मेरा पर्पस इन लेक्चर्स के थ्रू ये है कि आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे, उसको एक रोड मैप मिल जाए कि कहाँ पे जाके सोचना है, क्या सोच सकते हैं। तो आगे के आगे आइडियाज तो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो क्योंकि हम पास्ट डाटा कवर कर चुके हैं, तो अब टर्न आती है हमारी प्रोजेक्शंस की, जो काफी लोग जिस चीज को ऐसे डिफिकल्ट भी कंसीडर करते हैं कि पता नहीं प्रोजेक्शंस क्या है क्या नहीं, तो कैसे करनी चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या सही प्रोजेक्शन होती है क्या नहीं। तो प्रोजेक्शंस वाला पार्ट हम शुरू करेंगे, इसको भी सीरीज ऑफ वीडियो में मैं कवर करूंगा अपने पास। तो जो प्रोजेक्शंस वाला पार्ट है, उसके अंदर आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो प्रोजेक्शंस में भी सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही डिस्कशन स्टार्ट करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोजेक्शंस कैसे करनी है। आज बिगिनर सेक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन वाला सेक्शन है। तो पार्ट 1 बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शन की वीडियो का। तो जो नेक्स्ट रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम और थोड़ा टेक्निकल जाएंगे और ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोजेक्शन करने के, अगर किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CMA के अंदर आपने पास्ट डाटा पंच कर लिया हुआ है, अब आपको प्रोजेक्शन करनी है। या फिर अगर आपका कोई नया बिजनेस है तो पास्ट डाटा तो नहीं होगा, तो बिल्कुल नए सिरे से आपको एंट्रीज डालनी है कि क्या क्या बंदा सेल्स करेगा। प्रोजेक्शंस का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्शंस का मतलब होता है ये फ्यूचर का आइडिया लगाना कि फ्यूचर में उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे नजर आएगा, क्या सेल्स नजर आएगी, क्या प्रॉफिट नजर आएगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नजर आएगा, क्या डेप्रिसिएशन नजर आएगी, क्या इंटरेस्ट नजर आएगा। तो फ्यूचर का अंदाजा लगाना, और फ्यूचर के अंदाजे को आपके जो गेस वर्क है या फ्यूचर का अंदाजा है, उसको एज एक्यूरेट कोशिश करना कि उसको डॉक्यूमेंट्री बेस पे आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए, क्लाइंट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए और उसको CMA के थ्रू प्रेजेंट करें। तो जो प्रोजेक्शंस रहती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको दो पार्ट्स में रख सकते हैं कि एक तो जो मेन फोकस एरिया है जिसके ऊपर आपकी सारी प्रोजेक्शन बेस्ड है, और एक रेस्ट ऑफ द एरियाज जिसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा फोकस नहीं करना, बस सीधा हमने एक छोटा सा फार्मूला चिपकाना है और इनको कवर कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया अपना सब्सिडरी एरिया, रेस्ट ऑफ द एरियाज। तो जो अपना मेन फोकस एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है सेल्स की प्रोजेक्शन। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही होता है किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शन का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी प्रोजेक्शन करनी है तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है कि सेल्स की प्रोजेक्शन कैसे की जाए, ये कैसे अंदाजा लगाया जाए कि उसकी सेल्स कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन, आप लोन देने जा रहे हैं क्लाइंट को, तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन तो करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट उसको झेलनी पड़ेगी क्लाइंट को। देन डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन, कि क्लाइंट की जितना फिक्स एसेट का बेस है उसके ऊपर उसको कितनी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में लगानी पड़ेगी, तो वो डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन आपको करनी पड़ेगी। सिमिलरली उसके बाद जब ये तीन चीजें आपने कर ली, तो ये तो काइंड ऑफ क्या है, जो जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, ये काइंड ऑफ मेंटेनेंस है। ये मेंटेनेंस है कि आपको एबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो होती है, इसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में पूरी डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करूंगा कि एबिटा मार्जिन कितना मेंटेन करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्लाइंट का कितना रखना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना रखना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना रखना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना रखना है। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, इन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे, तब जाके आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एक प्रोजेक्शन से सही तरीके से निकल के आएंगी। अब आप बोलेंगे ये एबिटा मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
नेट प्रॉफिट रेशियो, हमें ये रेशियोज नहीं पता। तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रोजेक्शन की सीरीज है, दैट विल इंक्लूड दीज रेशियो एनालिसिस एज वेल। तो इनमें मैं सारी रेशियोज को भी कवर करवा के चलूंगा पहले। जब आप रेशियोज को कवर कर लेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर हम प्रोजेक्शन बना के देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और अब बहुत आप पाएंगे कि बहुत इजीली आप उन प्रोजेक्शंस को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो चलो मैं कवर करवा ही रहा हूं आपको, एक पिक्चर अब बना दी आपके माइंड में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या क्या प्रोजेक्ट करना है। अब हम जो हमारा आज का फोकस एरिया है, बाकी सारी चीजें आप भूल जाइए। आज का जो फोकस एरिया है वो सेल्स की प्रोजेक्शन के ऊपर रहेगा अपना, कि सेल्स को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि कैसे अंदाजा लगाएं कि अभी जो 2021-22 चल रहा है, तो कैसे अंदाजा लगाएं कि 31 मार्च 2022 तक क्लाइंट कितनी सेल्स के ऊपर बिजनेस क्लोज करेगा, ये कैसे अंदाजा लगाना है। तो इसके ऊपर ही आज अपनी डिटेल्ड डिस्कशन है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मैं आपको सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा इसके सेल्स प्रोजेक्शन के लिए, जो मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, जो सिनेरियोज दिखाऊंगा, वो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो वो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं, वो जस्ट एक आपको एक गाइड करने के लिए है कि ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उनके अलावा जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उनके अलावा आपको न्यूमरस एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ सकते हैं। अगर तो आपने मेरा ये सिखाया हुआ लेक्चर का रट्टा मारा होगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तब वो आप जब नए सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएंगे तो तब कभी भी आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको चलना है लॉजिक के ऊपर, आपको चलना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपको चलना है थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो अपनी थॉट प्रोसेस बिल्टअप कीजिए, लॉजिक्स को बिल्टअप कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो नेक्स्ट मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को। देखिए, हाउ टू प्रोजेक्ट सेल्स इन फ्यूचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम फ्यूचर की सेल्स का पता कैसे लगाएं कि कितनी होगी, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अपनी प्रोजेक्शंस में कैसे डालें। देखिए, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो आपका हो सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस मींस जो ऑलरेडी रनिंग है, जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, उसको एग्जिस्टिंग बिजनेस बोल देते हैं। ये ऑलरेडी आपका चल रहा है, इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आपके पास। समझ गए ये पॉइंट। ये हो सकता है आपका न्यू बिजनेस, जो ऑल टुगेदर आपने नया स्टार्ट किया है, जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, यानी कि कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इन बिजनेसेस में ज्यादातर आप अपने सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो 30-40 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, पैसे भी अच्छे खासे चार्ज करता है लोन लेने के लिए, दिलाने के लिए बैंकों से। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है इन बिजनेसेस में। देन अगेन जो आपके बिजनेसेस हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो न्यू हो, वो आपका या तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस रहेगा, या आपका ट्रेडिंग एंड सर्विस एंटिटी टाइप बिजनेस रहेगा। तो दो तरह के ही बिजनेस मॉडल हो सकते, यही बिजनेस मॉडल हो सकते हैं आपके। मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, ट्रेडिंग में काम करेंगे, या सर्विस में काम करेंगे। तो हमें थोड़ा सा आइडिया अलग अलग बिजनेस के, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के ऊपर मैं ज्यादा फोकस तो नहीं करने वाला, फोकस मेरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही है। तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसी चीजें हो सकती हैं हमें सेल्स प्रोजेक्शन में करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। तो चलिए पहले नए बिजनेस की बात करते हैं कि आपने एक नया बिजनेस लगाया है, न्यू एंटिटी शुरू करी है आपने ऑल टुगेदर, न्यू एंटिटी स्टार्ट करी है, जिसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अपने पास। ठीक है, तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। तो अब आपको सेल्स की प्रोजेक्शन करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए, कोई भी बंदा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो मशीनरी जब बिजनेस में लेके आएगा, तो वो मशीनरी क्या करेगी, मशीनरी से उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होएगा। तो जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होएगा तो वो प्रोडक्ट सेल आउट होएगा। ठीक है जी। तो जब वो सेल आउट हो जाएगा तो आपकी सेल्स जनरेट होएगी, तो आपकी सेल्स जनरेट होएगी बिजनेस के अंदर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर बहुत सिंप्लीफाई चीज एक हो जाती है कि उस बंदे ने मशीनरी क्या लेके आया है बिजनेस में, और उस मशीनरी से वो कितना माल बना सकता है, और उस माल को कितना वो बेच सकता है। तो उसके ऊपर आपकी सेल्स डिपेंड करेगी फ्यूचर के अंदर। याद रखिएगा कि ये नया बिजनेस है, कोई पास्ट हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल नहीं है, और क्लाइंट आपके पास लोन मांगने के लिए आया हुआ है,
और वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आप उससे पूछेंगे कि आप मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, उस मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितना माल बना सकती है। उसके बाद अगर वो क्लाइंट कहता है कि मेरी जो मशीनरी मैं बाय करने जा रहा हूं वो 1000 यूनिट बना सकती है पर डे, 1000 यूनिट पर डे बना सकती है, जो भी कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर 1000 यूनिट पर डे तो वो बना सकती है, वो उसकी 100% कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी है कि मतलब अगर अगर आप मशीन को पूरा चलाएंगे तो पूरा चलाने के बाद वो मशीन आपको 1000 यूनिट्स पर डे आपको बना के देगी, ठीक है जी। तो आपको ये चीज उससे जाननी या समझनी पड़ेगी कि सर क्योंकि आपका न्यू बिजनेस है, क्योंकि आपका न्यू बिजनेस है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप डे वन से ही 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देंगे। आप डे वन से ही 100% मतलब आपके पास इतना ज्यादा बैकलॉग है, आपके पास आपकी इतनी जान पहचान है कि जो आपकी मशीनरी है वो आपको पहले पहले दिन से ही आप 1000 यूनिट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए जनरली ये तो चीज पॉसिबल नहीं होती ना। तो कोई भी नया बिजनेस हो, उसको नए बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में तो टाइम लगेगा, एस्टेब्लिश होने में तो टाइम लगेगा, उसको अपने कस्टमर बनाने में तो टाइम लगेगा, उसको अपना प्रोडक्ट की मार्केट में जान पहचान बनाने में तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल पे वो बिजनेस मान लीजिए 400 यूनिट बना लेगा पर डे, क्योंकि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वो 500 भी बना सकता है, फिर 600 शुरू कर देगा, 700 शुरू कर देगा, 1000 शुरू कर देगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो नई मशीनरी ले आएगा। तो ऐसे ऐसे काम बढ़ेगा, तो एकदम से तो 1000 यूनिट नहीं बनाने वाला वो नए बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। तो टेक परसेंटेज यूटिलाइजेशन पॉइंट इन कंसिडरेशन, अपने दिमाग में इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि कितने परसेंट वो कैपेसिटी यूटिलाइज करेगा। जनरली इन न्यू बिजनेस यूटिलाइजेशन शैल बी लोअर इनिशियली एंड एज द टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी पहचान बढ़ेगी मार्केट में, तो उसके बेसिस पे जो उसकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और उसकी यूटिलाइजेशन लेवल इंक्रीज होएगा मशीनरी का, ठीक है। तो अगर क्लाइंट कहता है कि मैंने तो 1000 यूनिट्स ही बना पाऊंगा, 1000 यूनिट्स ही बनाऊंगा, या वो कुछ ऐसे मतलब कुछ एक्सेप्शनल आपको दिखा रहा है, आपको अंदर से ये हो रहा है कि यार ये इतना कैसे कर सकता है, तो उससे पूछिए कि आपके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स इन हैंड है, मतलब आपका जो माल आपने बनाना है उसका आपको कोई ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ है सप्लाई का कस्टमर से, आपका जो कस्टमर है वो ऑलरेडी आपको ऑर्डर दे चुका है कि भाई मेरे को इतना माल बना के भेजो। अगर तो रिटर्न ऑर्डर उसने दिखा दिया कि क्लाइंट एक कस्टमर है उसे 1000 यूनिट्स पर डे का उसने ऑर्डर उसको दिया हुआ है, फिर तो वो रिटर्न ऑर्डर है, एक्सेप्टेबल ऑर्डर है, फिर तो आप उस ऑर्डर को बेस मान के उसके हिसाब से उसकी बात को कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो ऑर्डर नहीं सबमिट कर रहा, वैसे ही वर्बली बोल रहा है, फिर क्या करें। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है आ रही, तो अज्यूम कीजिए कि 40-50% कैपेसिटी पे वो बंदा काम करना शुरू करेगा। देखिए ये अजम्पशन केस टू केस वेरी कर सकती है। आप अपने तरीके से, अपने माहौल के हिसाब से, अपने बैंक के हिसाब से, मार्केट के माहौल के हिसाब से, इंडस्ट्री के माहौल के हिसाब से अपनी प्रजम्पशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज चेंज हो सकती है, इसमें कोई मतलब वो फिक्स रूल नहीं है, बट जनरली जो आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करें वो 40-50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझ के आप उस चीज को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा कि टाइमलाइन ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन, कि मशीनरी वो जो नई लेके आ रहा है वो मशीनरी काम करना कब स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए आज नवंबर 21 में वो क्लाइंट आपके पास लोन लेने के लिए आ गया और बोला कि 1000 यूनिट्स पर डे मेरी मशीनरी बनाएगी और मेरे पास ये रिटर्न ऑर्डर इन हैंड भी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अच्छा 1000 यूनिट, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अच्छा 1000 यूनिट इसकी मशीनरी बनाएगी, तो दिसंबर में भी 1000 यूनिट्स बना लिए, उसके बाद जनवरी में भी 1000 यूनिट्स बना लिए, फेब में भी बना लिए, मार्च में भी बना लिए, तो टोटल 4000 यूनिट्स ये बना पाएगा इस पूरे साल के एंड तक, FY 2020 इस साल के 31 मार्च तक, क्योंकि नवंबर 21 में वो आया है तो दिसंबर 21 से काम शुरू करेगा। फिर उससे बातों बातों में जब आपने और एक्सप्लोर किया तो बातों बातों में उसने बताया कि जो ये मशीनरी है वो मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ चाइना से, और इंपोर्ट होने के बाद ये मशीनरी मुझे दिसंबर 2021 के एंड तक मिलेगी।
उसके बाद मेरे को एक टेक्निकल इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, वो टेक्निकल इंजीनियर इस मशीनरी को इंस्टॉल करेगा 15 जनवरी 2021 तक, 15 जनवरी 2021 तक। उसके बाद हम अपनी फैक्ट्री की ओपनिंग का काम शुरू करेंगे, मुहूर्त वगैरह रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और जो बिजनेस और जो मशीनरी का ऑपरेशन है, वो मशीनरी का ऑपरेशन हम 1 फेब से स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से अगर बात हो रही है तो फिर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है ना कि भाई मशीनरी आके इंस्टॉल कब हो रही है, मशीनरी ले कहां से रहा है, लोकल मशीनरी ले रहा है या लुधियाना का बंदा बेंगलोर से मशीनरी ले रहा है, मशीनरी कब तक आएगी, कब तक इंस्टॉल होगी, कब कब काम करना स्टार्ट करेगी, कब प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करेगी, उसके ऊपर ही बेस्ड आप अपनी चीज को बनाएंगे ना फ्यूचर में। तीसरा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये 1000 यूनिट्स पर डे क्लाइंट अगर बोल रहा है आपको मशीनरी की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स पर डे, तो चेक कीजिए कि वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स पर डे जो ये मशीनरी बना सकती है 100% कैपेसिटी पे, इसके लिए मशीन को 24 आवर्स से चलाना पड़ेगा, 24 आवर्स से चलाना पड़ेगा, राइट। पर आपने क्लाइंट से पूछा कि आप फैक्ट्री कितने से कितनी देर तक चलाते हैं जी, क्लाइंट कह रहा है कि हम तो जी दिन में 8 घंटे फैक्ट्री चलाते हैं। भाई दिन में अगर ये 1000 यूनिट्स पर डे वो बना सकती है मशीनरी, तो मतलब या तो ये क्लाइंट आपको बोल रहा होगा कि 1000 यूनिट्स मेरे ऑपरेशन टाइम में बना सकती है 8 घंटे में, या 1000 यूनिट्स वो बना सकती है 24 घंटे, अगर पूरा पूरा दिन चलाएं उसको 24 घंटे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कैपेसिटी उसकी। तो 24 घंटे चलाने पे 1000 यूनिट बनाएगी, पर आपकी फैक्ट्री तो 8 घंटे चलती है, आप डबल शिफ्ट में काम नहीं करते, ट्रिपल शिफ्ट में काम नहीं करते, तो आपकी फैक्ट्री तो 8 घंटा चलती है। तो 8 घंटा चलती है तो फिर तो ये 24 घंटे में अगर 1000 यूनिट बना सकती थी, तो उसके 1/3 टाइम में 8 आवर्स में, तो फिर तो ये 333 यूनिट्स पर डे ही बनाएगी, 333 यूनिट्स ही पर डे बनाएगी। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस रखनी है अपनी, इस तरह से सोचना है, राइट। तो इसके बाद एक तो वर्किंग आवर्स वाला पॉइंट हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी चेक कर लेना है क्लाइंट का, इलेक्ट्रिसिटी का लोड चेक करना बहुत जरूरी है। रीजन, क्योंकि अगर आपकी मशीनरी चल रही है, अगर उसने 5 मशीनरी ले आया और अगर उस 5 मशीनरी को चलने के लिए 20 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन चाहिए और उसने तो 10 किलोवाट का ही बिजली का कनेक्शन लगाया हुआ है, तो वो कैसे काम करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी लोड भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी तो वो ले आया 1000 यूनिट्स पर 1000 यूनिट्स बनाने वाली 5 मशीनें ले आया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उसने बढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन 10 किलोवाट का ही है अभी, तो उन 5 में से फिर 2.5 मशीनें, 2 मशीनें चलेंगी, 2 मशीनें चलेंगी, 3 भी नहीं चल सकती, 2 मशीनें चलेंगी, तो 2 मशीनों के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस अपनी बनानी पड़ेगी। तो ये सर्कमस्टांसेस, इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस प्रैक्टिकली आपको ध्यान में अपने पास रखने हैं कि क्लाइंट जब आपसे डिस्कशन करता है, आपसे बातचीत करता है, तो आप क्लाइंट से समझें कि क्लाइंट क्या बात कर रहा है और उसकी बात में प्रैक्टिबिलिटी कितनी है, और उसके हिसाब से उसका बिजनेस का प्रोजेक्शन किस तरह से नजर आ रहा है मेरे को फ्यूचर का। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है, तो देखिएगा, राम एंड कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ ऑटो पार्ट्स। देखिए प्लानिंग टू स्टार्ट है तो मतलब न्यू बिजनेस हो गया, तो ये एक न्यू बिजनेस है, प्लानिंग टू स्टार्ट ऑटो पार्ट्स सेल्स इन फेब 22, फेब 2022 में स्टार्ट करना है। और उसने अप्रोच किया HDFC बैंक को। देखिए ये डेट से याद रखना है कि फेब 22 को स्टार्ट करना है। HDFC बैंक को अप्रोच किया कि मेरे को एक मशीनरी टर्म लोन दे दो 50 लाख रुपए का और एक सीसी लिमिट दे दो 75 लाख रुपए की। तो जो मशीनरी है वो मैं चाइना से इंपोर्ट करूंगा और वो जनवरी 22 के एंड तक इंस्टॉल हो जाएगी, तभी मेरा फेब 22 में बिजनेस स्टार्ट होएगा। तो जो ये मशीनरी की कैपेसिटी है, वो मशीनरी की कैपेसिटी है 60 यूनिट्स पर डे बनाने की। एक दिन में, 1 डे में 60 यूनिट्स बना सकती है मशीनरी, राइट। एंड एज पर द क्लाइंट प्राइस रेंज, अब एक दिन में 60 यूनिट बना सकती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लाइंट से क्या पूछेंगे, सर आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा। देखिए कई बार ऑटो पार्ट्स है तो ऑटो पार्ट्स में वैरायटी इन्वॉल्व रहती है, ऑटो पार्ट्स में वैरायटी, डिफरेंट साइज, शेप्स, डिजाइन, इस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो उनसे पूछो कि आप मिनिमम से मिनिमम कितना प्रोडक्ट रेंज बेचोगे और मैक्सिमम किस रेंज में बेचोगे। तो क्लाइंट कहता है कि जो मेरी, ये तो देखो मैंने आपके सामने सिनेरियो बना के लिख दिया, ये सब आपने पूछना है क्लाइंट से। क्लाइंट आपको इतना ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको उससे पूछ पूछ के निकालनी है ये इन्फॉर्मेशन सारी।
तो 75 से 125 रुपए का कहता मेरा प्राइस रेंज रहेगा। 75 रुपए वाला मेरा कम से कम वाला प्रोडक्ट है और 125 रुपए वाला मेरा सबसे महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी इन्वॉल्व है। तो क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास रिटर्न ऑर्डर्स हैं इन हैंड, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर्स। देखिए, एक चीज हमेशा प्रोजेक्शंस में, सीएमए डाटा में याद रखिए, हम किसी वर्बल कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करते। हम किसी वर्बल कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करते। अगर क्लाइंट बोलेगा कि हाँ हाँ मेरे को उस फलाने बंदे से इतने इतने यूनिट्स का ऑर्डर है, पर बस हमारी फोन पे ही बात हुई है, तो भाई उसको इक्विवेलेंट मानो कि कोई ऑर्डर नहीं मिला। रिटर्न ऑर्डर होने चाहिए, मतलब जो देखने में भी जेन्युइन लगे, ऐसे मतलब जेन्युइन होने चाहिए। फॉर सप्लाई ऑफ 2000 यूनिट्स बाय मार्च 22, उसको ऑर्डर एक ऑलरेडी मिला हुआ है क्लाइंट से, जिसमें उसको बोला गया है कि आप 2000 यूनिट्स सप्लाई कीजिए बाय मार्च 22, राइट। व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड सेल्स इन सीएमए डाटा फॉर FY 22? FY 22 में मैं प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी डालूंगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब क्लाइंट के पास ऑर्डर है 2000 यूनिट्स का, जो मार्च 2022 तक उसने सप्लाई करना है। पहले भाई हम ये तो देख लें कि जो इसकी मशीन है वो इस काबिल है कि वो 2000 यूनिट्स बना लेगी मार्च 22 तक। कहीं ये ना हो कि वो हमें हवा में ये ऑर्डर दिखा रहा है 2000 यूनिट्स का, हमें इंप्रेस करने के लिए, और जो उसकी मशीनरी है उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो 2000 यूनिट्स बना पाए मार्च 22 तक, ठीक है। पर हालांकि मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें वो बना लेगी मशीनरी। बट आपको आपको मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, इस बात को पकड़िए कि मैं आपको एक सोचने का तरीका दे रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है, कि कल को ये ना हो कि मशीनरी की, एग्जिस्टिंग मशीनरी की कैपेसिटी नहीं है उतना काम करने की, और आपको क्लाइंट ऑर्डर पे ऑर्डर दिखाई जा रहा है, तो उन ऑर्डर्स को देखने का क्या फायदा जब जो उनको वो पूरा ही नहीं कर सकता। तो देखिए 60 यूनिट्स पर डे बनाने की कैपेसिटी है मशीनरी की। तो फरवरी से काम शुरू होना है, फेब से काम शुरू होना है, तो फेब 2022 28 दिन का महीना है, तो 28 दिन हो गए फेब के और 31 दिन हो गए अपने मार्च के, तो 60 यूनिट्स 59 डेज, 60 यूनिट्स 59 डेज। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये 60 यूनिट्स पर डे जो मैंने लिखा है वो उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से लिखा है कि जितने वर्किंग आवर्स वो फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। तो 60 यूनिट्स पर डे मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करता हूं, तो 60 इंटू 59, तो ये मतलब जो ये मशीनरी है टोटल 3540 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है बाय मार्च 22। मार्च 22 तक ये 3540 यानी 3540 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। दैट मीन्स इट कैन फुलफिल दिस ऑर्डर, इट कैन फुलफिल दिस ऑर्डर, इट कैन फुलफिल दिस ऑर्डर, दिस मशीनरी कैन फुलफिल दिस ऑर्डर, राइट, ठीक हो गया जी। अब 3540 यूनिट्स ये मशीनरी बना सकती है, हालांकि रिटर्न ऑर्डर मिला होगा तो इसमें प्राइस रेंज भी लिखी होगी, प्राइस भी लिखा होगा कि कितने प्राइस का ऑर्डर है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्राइस नहीं है, आपको प्राइस नहीं पता है, तो फिर क्योंकि आपको मिनिमम से मैक्सिमम रेंज आपने क्लाइंट से पूछ ली थी, तो आप इसकी एक एवरेज निकाल लीजिए, आप इसकी एक एवरेज निकाल लीजिए, और 75 प्लस 125 की आपकी एवरेज आती है 100 रुपए, 100 रुपए की एवरेज आती है आपकी। तो 100 रुपए की एवरेज कैसे निकाली मैंने, 75 प्लस 125 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 100 रुपए एवरेज यूनिट्स प्राइस आपका आ गया, ये आ गया आपका एवरेज यूनिट प्राइस, इसको एवरेज यूनिट प्राइस मानेंगे। तो क्योंकि 3540 यूनिट्स वो बना सकता है, तो 3540 इंटू एवरेज यूनिट प्राइस, आप बोलेंगे कि 3540 इंटू 100, ये बन गया 3,54,000। आप बोलेंगे कि ये क्लाइंट जितना मर्जी खींच के काम कर ले, 3,54,000 से ज्यादा तो वो सेल्स नहीं कर पाएगा, 3,54,000 से ज्यादा वो सेल्स नहीं कर पाएगा पूरे 2022 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर अगर मैं बोलूं कि 2023 के अंदर कितनी करेगा, 2023 के अंदर कितनी करेगा, 2023 का तो कोई उसके पास ऑर्डर इन हैंड तो है ही नहीं, तो 2023 में हम बोलेंगे कि 60 यूनिट्स पर डे बनाता है, तो 365 डेज हैं पूरे साल में, 365 डेज हैं, तो कितना कर सकता है वो, 60 इंटू 365 यानी कि 21,900 यूनिट्स वो बना सकता है। तो 21,900 यूनिट्स बना सकता है, तो एवरेज यूनिट प्राइस है 100 रुपए का, तो 21,900 इंटू 100, ये बन गया आपका 21,90,000 रुपए, 21,90,000 रुपए। सॉरी यहाँ पे मैं आप ये मत समझिएगा कि हाँ भाई
3.5 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर इन्होंने 50 लाख के 75 लाख के लोन लिख दिए। तो आप उस चीज को मत समझिए, इस चीज को बस एक एग्जांपल के रूप में लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली 3,54,000 की इतनी सेल करेगा तो लोन अमाउंट भी नॉर्मली वही 50,000 लाख रुपए का ही होएगा, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको फिगर को उठा लिया। जस्ट आप टॉपिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। तो 21,900 इंटू 100 तो 21,90,000 पे जो है वो 2023 के अंदर वो मैक्सिमम सेल जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम सेल्स जनरेट वो कर सकता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये रिटर्न ऑर्डर उसके पास ना होता, मान लीजिए ये लाइन ना होती रिटर्न ऑर्डर वाली, ठीक है, तो हम 2022 में कितनी सेल्स उठाते? मैं बोलता हूं कि अगर मशीन पूरा चलेगी तो 3,54,000 का सेल्स कर पाएगी। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है क्लाइंट के पास, ठीक है, कोई नो रिटर्न ऑर्डर, ठीक है। तो फिर आप कितनी सेल्स दिखाओगे? तो आप ये मान लोगे कि मशीन पहले दिन से ही वो 60 यूनिट बनानी शुरू कर देगा मशीन की? ये मान लोगे आप? बिल्कुल भी नहीं मानोगे इस चीज को। क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही कोई बंदा नए बिजनेस वाला कैसे एकदम से ही सारी फुल कैपेसिटी पे काम कर सकता है? तो आप कितना मान लोगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप अज्यूम कीजिए फॉर अ सेफर साइड 40 से 50%, मैं मान के चलता हूँ 50%, तो मैं मानूंगा कि 3540 यूनिट्स नहीं बनाएगा, इसके आधे बनाएगा। तो वो मेरे अकॉर्डिंग अगर 50% यूटिलाइजेशन है तो 3,54,000 इंटू 50%, तो वो बनेगा आपके पास 1,77,000, 1,77,000 इन FY22 मैं प्रोजेक्टेड सेल उसकी लिखूंगा सीएमए डाटा के अंदर। और मैं क्लाइंट को ये बोलूंगा भाई कि मैं आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स मेरे हिसाब से तो इतनी होएगी। अगर क्लाइंट इसके ऊपर जरूर मेरे को काउंटर करेगा, मेरे को चैलेंज करेगा, क्योंकि उसको तो लोन ज्यादा चाहिए, वो बोलेगा नहीं मैं तो इतनी कर दूंगा 2 लाख 2.5 लाख। फिर मैं उससे उसके बीच में घुसूंगा उसके बिजनेस के कि सर आप बताइए आप इतनी सेल्स कैसे कर सकते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, आपके पास आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि आपकी इतनी सेल्स हो ही जाएगी, किससे कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, क्या आपकी हिस्ट्री है, सब कुछ समझाइए मुझे। तो इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगर फिर 2023 में कितनी प्रोजेक्शन लूंगा मैं? अब 2023 में मैंने बोला कि 21,90,000 का वो टोटल सेल जनरेट कर सकता है अगर 100% मशीन काम करे तो मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैंने माना था कि 50% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि फॉर एग्जाम्पल वो 60 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ तक पहुंच जाएगा और बिजनेस कर लेगा। तो मान लेता हूं कि मैं 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा वो यहाँ पे, ये मेरी प्रिजम्पशन रहेगी। तो 21,90,000 इंटू 65%, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट कर दूंगा 14,23,500 रुपए की सेल्स, कि इतनी सेल्स वो 2023 तक मिनिमम साइड पे करनी चाहिए उसको, बेसिस कि वो मशीन को 65% तक चलाएगा, क्योंकि अभी तो बिजनेस को शुरू हुए 1-1.5 साल ही हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? अब तो देखिए इस केस में तो क्या था कि मैंने 1,77,000 आपको बताया कि अगर नो रिटर्न ऑर्डर है, पर इस केस में क्या है, अपने पास रिटर्न ऑर्डर है एक्चुअली। और कितने यूनिट्स का रिटर्न ऑर्डर है? 2,000 यूनिट्स का रिटर्न ऑर्डर है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका जो बिजनेस है सारा रिटर्न ऑर्डर्स के बेस पे ही काम करता है। मान लीजिए उसने क्लाइंट ने आपको अपना बिजनेस मॉडल समझाया, उसने ये बोला कि जो मैं काम करूंगा वो रिटर्न ऑर्डर के बेस पे ही करूंगा, मेरा वो कोई काम नहीं है कि कोई भी आया गया बंदा आया और माल उठा के ले गया, कोई रिटर्न ऑर्डर आएगा तभी मैं माल सप्लाई करूंगा, तभी मैं माल बनाऊंगा। तो रिटर्न ऑर्डर वाला ही बिजनेस है। तो क्योंकि रिटर्न ऑर्डर वाला ही बिजनेस है और उसके पास रिटर्न ऑर्डर है 2,000 यूनिट्स का, तो उसके अंदर आपको 1,77,000 पे नहीं जाना। तो 2,000 यूनिट्स इंटू एवरेज प्राइस आपका 100, तो ये आपका बन गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के ऊपर आप इसकी प्रोजेक्शन को कंसीडर कर लीजिएगा 2022 के अंदर। 2022 के अंदर आप इसकी 2,000 यूनिट्स की प्रोजेक्शन को कंसीडर कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए क्लाइंट कहता कि रिटर्न ऑर्डर के अलावा मैं वर्बल ऑर्डर, वॉक इन कस्टमर्स, उन सबको भी कंसीडर कर सकता हूं, रिटर्न ऑर्डर वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करते आप? फिर क्लाइंट कहता कि देखिए 2,000 यूनिट्स का तो रिटर्न ऑर्डर आ गया, बट रिटर्न ऑर्डर के अलावा भी मैं काम करूंगा, जैसे जैसे मेरे और भी कॉन्टेक्ट्स हैं मार्केट में, उनके ऑर्डर्स आएंगे मैं उनको सप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 2 लाख की सेल्स तो आपकी पक्की आपको लेनी ही लेनी है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन में 2 लाख रुपए की सेल्स तो आपको लेनी ही लेनी है पक्की, अपने अंदाजतन लेनी ही लेनी है। प्लस इसके अंदर आपकी जजमेंट है, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था तो हमने जजमेंट लगाई कि 40 to 50% वो मशीन की कैपेसिटी को यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी जजमेंट है, 2 लाख रुपए की प्रोजेक्शन तो आपकी पक्की है कि इतनी सेल्स तो होनी होनी है, इसमें आप प्लस 20%,
या 30% का मार्जिन और लेके चल सकते हैं। आपको अगर क्लाइंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप इसमें 20-30% और जोड़ लीजिए। आप बोल दीजिए कि चलो 20% जोड़ा तो 2,40,000, या 30% जोड़ा तो 2,60,000, कि चलो इतनी तक सेल्स ले जाएगा, 2 लाख का तो ऑर्डर उसके पास है ही। ठीक है, तो वो ये ऑर्डर के बेस पे आपको एक सहारा मिल जाता है। कहाँ बिना ऑर्डर के आप यहाँ पे इतनी सेल्स प्रोजेक्ट करते, और कहाँ विद ऑर्डर आप इतनी सेल्स 2,60,000 तक की सेल्स को भी प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं अपने पास पहले साल में। तो इस तरह से आपको अपनी थॉट प्रोसेस रखनी है। थोड़ा क्लाइंट को जहां पे कंफर्ट, यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑर्डर था तो आपने 20-30% का और उसको कंफर्ट भी दे दिया कि भाई 2,000 का यूनिट का तो ऑर्डर वो दिखा ही रहा है, बंदा इतना जेन्युइन है, इतनी इसकी पहचान है मार्केट में, इतने कॉन्फिडेंट से काम शुरू कर रहा है। प्लस 20-30% अगर वो सारा रिटर्न पे काम नहीं करता तो 20-30% ऐसा बंदा तो और धंधा भी जनरेट कर लेगा। जिस बंदे ने बिना धंधा शुरू किए 2,000 यूनिट्स का ऑर्डर अपने हाथ में लेके रखा हुआ है, तो वो बंदा और काम भी तो कर ही लेगा। इस तरह से आपको व्यू पॉइंट बनाना है क्लाइंट के बारे में, सोचना है क्लाइंट के बारे में, समझना है उसके बारे में। ठीक है, तो कैलकुलेशंस भी आप इस तरह से बिठा सकते हैं अपनी प्रोजेक्शन की। और जब सीएमए डाटा बनाएंगे और जो प्रोजेक्शन 2022 की होगी वहां पे जो सेल्स डालेंगे, वो जो प्रोजेक्शन आपने लगाई है उस प्रोजेक्शन के हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये डिस्कस करना चाहा है आपसे एक बड़ा यूनिक पॉइंट, कि जो मैं प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिस्कस किया कि उसकी मशीनरी है, मशीनरी की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बेस पे आपकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। व्हाट इफ कि आपका बिजनेस लेबर इंटेंसिव हो। लेबर इंटेंसिव बिजनेस क्या होता है कि काम लेबर के हाथ वाला काम है, मशीनरी का रोल है ही नहीं, मशीनरी का रोल है ही नहीं। मान लीजिए आपका कढ़ाई का बिजनेस है, हाथों से सूट्स के ऊपर कढ़ाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हाथों से ही करते हैं, मशीन सिलाई मशीनों से नहीं, कोई मशीन से नहीं, हाथों से ही। तो वो सारा मान लीजिए लेबर से काम करवा रहे हैं आप। ठीक है, या मान लीजिए कि जब घर पे जो हम खाने के साथ पापड़ खाते हैं, मान लीजिए वो बनाने का आपका बिजनेस है। ठीक है, वो भी लेबर इंटेंसिव चीज है कि आपको वो जो भी मटेरियल है, आटा वगैरह जो भी उसके साथ करके उसको तैयार करना है, लेबर ने ही काम ज्यादा करना है। तो उसके अंदर कोई मशीनरी की कैपेसिटी तो आपके पास है नहीं, तो फिर क्या करें। देखिए ये थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्कियर क्यों है, क्योंकि आपको अंदाजा लगाना, गैस लगाना आपके लिए थोड़ा औखा है या डिफिकल्ट है। ठीक है, जिसको पंजाबी में औखा बोल देते हैं, डिफिकल्ट है, मुश्किल है थोड़ा गैस लगाना इस चीज को। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्कियर है तो आपको थोड़ा ज्यादा घुसना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, ज्यादा डूबना पड़ेगा और ज्यादा डूबना पड़ेगा। आप चेक कीजिए कि अगर कोई बंदा बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है तो ऑब्वियसली उसने लेबर सप्लायर या जो मैन पावर सप्लायर होते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा कि भाई आप मेरे को इतने बंदे भेजोगे, 20 बंदे भेजोगे 2-6 महीने के लिए, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिल जाती है देन वेल एंड गुड है, वेरी गुड, कि उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी कि चलो 20 बंदे उसके पास काम करेंगे तो कुछ तो धंधा जनरेट करेंगे, कुछ तो बिजनेस होएगा ही। ठीक है, ये चीज चेक करिए, और साथ में आप उससे पूछिए कि आपके पास कोई ऑर्डर्स के इन हैंड है, इन हैंड ऑर्डर्स हैं कोई आपके पास, किसी कंपनी से के साथ आपने टाई अप किया हो, किसी कंपनी के साथ आपने लाइजनिंग की हो, तो वहां पे आपको ऑर्डर्स इन हैंड आपको मिले हों। ठीक है, सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो कि इतने यूनिट्स भेजिए, जिसके ऊपर आपने काम करना हो, जिसके ऊपर क्योंकि लेबर मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेबर तो फिर भी उसको मैन पावर सप्लायर के थ्रू मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर तो बंदे ही ढूंढने हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है। जो मशीनरी वाला सिनेरियो होता है उसमें मशीनरी बाय करके मशीनरी में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है काफी अच्छी खासी। अच्छा, तो चलो वो पूछिए, आप कोई ऑर्डर्स इन हैंड है, कोई एग्रीमेंट कॉपी है, कोई कोई डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट मिला है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई साहब, फिर लेनी पड़ेगी आपको कॉल। कॉल मतलब फिर आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। डिसीजन मतलब रिस्कियर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, रिस्की डिसीजन लेना पड़ेगा। रिस्की डिसीजन लेने से पहले आपको चंगी अच्छी तरह से क्लाइंट के बारे में अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस है वो कोई है या नहीं है। देखिए कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू बिजनेस कोई बंदा स्टार्ट करने जा रहा है, तो उस बिजनेस का आइडिया उसको जो आया है कि मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो होएगा ही। अब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे सिनेरियो भी देखे हैं कि एक बंदा किसी कंपनी में 10 साल जॉब करके आया था प्लांट के अंदर, तो उसके बाद उसको जब सारी टेक्निकलिटी का, सारे सप्लायर्स का
सारे कस्टमर्स का आइडिया हो गया, देन उसने अपने बिजनेस में हाथ डाला और बहुत ही सक्सेसफुल हो गया बिजनेस के अंदर। तो कोई तो लिंकेज होनी चाहिए जिसके जिसके बेसिस पे उसने वो बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। ठीक है, अगर कोई लिंकेज ही नहीं है, अगर जैसे मैं हूं, मैंने बैंकिंग में काम किया है, मैंने पढ़ाई की है अपनी, मैं यूट्यूब पे लेक्चर बना रहा हूँ। अब आज आज मान लीजिए आज 27 नवंबर है, तो मैं कल को करता हूँ कि मैं 29 नवंबर से मैं ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बताइए मेरे सक्सेस के कितने परसेंट चांसेस हैं, आप खुद बताइए। तो क्या आप मेरे को लोन देने में के लिए तैयार है? लोन क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे कि मैं क्यों करूंगा इन्वेस्ट, क्योंकि तेरे को तो कुछ आप पता ही नहीं है बिजनेस, आप क्या चलाएगा तो बिजनेस। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट का ओवरऑल मार्केट फीडबैक चेक कीजिए कि क्लाइंट का मार्केट में रेपुटेशन कितना है। क्लाइंट के पास्ट की लोन की हिस्ट्री चेक कीजिए सिबिल्स के थ्रू। उसका चेक कीजिए कि उसने पुराने जो अपनी जिंदगी में लोन लिए हैं उनको टाइम पे देता रहा कि नहीं देता रहा। क्लाइंट का ओन कंट्रीब्यूशन, ये ना हो कि सारा बिजनेस बैंक से लोन लेके लोगों से उधार लेके ही चला रहा हो, अपना कोई पैसा ही ना डाल रहा हो, अपना पैसा भी अच्छा खासा बिजनेस में डाले। ठीक है, उसको बोलिए कि जो आपकी वो लिमिट रिलीज होगी वो टर्नओवर अचीवमेंट के ऊपर रिलीज होगी एज पर टर्नओवर मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि हाँ मतलब मान लो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, इंटेलिजेंट इन द सेंस दूसरे वाला इंटेलिजेंट, ओवर स्मार्ट वाला इंटेलिजेंट, वो कह रहा है कि मैं 100 रुपए का बिजनेस करूंगा पहले साल 2022 में, 2022 में 100 रुपए का बिजनेस करूंगा। आप बोलिए कि अच्छा जी 100 रुपए का बिजनेस आप करने वाले हैं, तो 100 रुपए का बिजनेस तो आप एकदम से तो 100 रुपए करने नहीं वाले। पहले आप 10 रुपए करेंगे, फिर 20 रुपए करेंगे, 40 पे पहुंचेंगे, 50 पे पहुंचेंगे, 70 पे पहुंचेंगे, 100 पे पहुंचेंगे, तभी 100 रुपए की सेल्स पे पहुंचेंगे ना 2022 में। कहते हैं कि जो टर्नओवर मेथड के हिसाब से तो 100 रुपए का 20%, 20 रुपए की लिमिट बनती है। तो जब आप 10 रुपए की सेल्स अचीव कर लेंगे, तो अब हम आपको 20 लाख रुपए का लोन पास कर देते हैं। जब आप 10 लाख की सेल्स कर लेंगे, तब हम आपको 2 लाख रुपए छोड़ देंगे, 2 लाख रुपए दे देंगे। जब 20 की कर लेंगे, तब 4 लाख दे देंगे, 20-20%। 40 की कर लेंगे, तो अब हम आपको 8 दे देंगे। 50 की कर लेंगे तो 10 दे देंगे। तो जैसे जब आप 100 की करके दिखा देंगे, तब हम आपको 20 की पूरी छोड़ देंगे। जैसे जैसे टर्नओवर करते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको छोड़ते जाएंगे। कीप एलटीवी कंफर्टेबल इनिशियली। एलटीवी क्या होता है? लोन टू वैल्यू रेशो। इसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। लोन टू वैल्यू रेशो की कितने प्रॉपर्टी वैल्यू पे कितना लोन देना है, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो आप अपना मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखिए। आप कहेंगे कि 100 रुपए की अगर प्रॉपर्टी आ रही है, तो क्योंकि तेरा बिजनेस रिस्की बहुत ज्यादा है और तेरे बिजनेस में तेरे पास कोई रिटर्न में कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है कि तू इतना धंधा कैसे करेगा, तो तेरी जो 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल तेरे को 50 रुपए ही दूंगा। अभी 50 रुपए का मैं मार्जिन रखूंगा, क्योंकि कल को तेरा बिजनेस मेरे को नहीं पता सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होएगा। अगर सक्सेसफुल ना हुआ, तो ये 100 रुपए वाली प्रॉपर्टी मेरी बिक तो जाएगी और मेरे को ये पैसे तो रिकवर हो जाएंगे एटलीस्ट। तो इस हिसाब से तो अपने आप को ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, अगर आपको लेना ही है वो रिस्क, वैसे तो अवॉइड कीजिए इतना रिस्क लेना। लेना ही है अगर रिस्क, तो अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए वेरियस तरीकों के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ, कि आप किस तरह से अपनी जजमेंट बिठानी है आपको। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा क्रक्स ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम, ये तो था न्यू बिजनेस, मैंने उसमें आपको ट्रेडिंग सर्विस वाला पोर्शन नहीं कवर करवाया, क्योंकि उसमें कुछ खास नया नहीं है ट्रेडिंग एंड सर्विस वाले में। वो ट्रेडिंग सर्विस आप यहाँ से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोजेक्शन कैसे करें। ट्रेडिंग वाला तो आप अपने आप ही करना शुरू कर देंगे, कि ट्रेडिंग वाला तो आपको थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाएगा जब आपने मैन्युफैक्चरिंग ही सीख ली। अब देखिए, कुछ कॉमन चेक पॉइंट्स हैं, कुछ चेक पॉइंट्स हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जो आपको चेक करने हैं प्रोजेक्शंस को फाइनलाइज करने से पहले। सेल्स की प्रोजेक्शन को बनाने से पहले आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को मद्देनजर रखना है, इनको भी और इनको भी, इनको मद्देनजर रखना है। और उसके बाद आप अपने डिसीजन पे पहुंचे कि भाई मैं सेल्स कितनी उठाऊं उसकी प्रोजेक्शन में। चेक, क्योंकि देखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल है क्लाइंट की। हिस्ट्री किस चीज की? बिजनेस की हिस्ट्री अवेलेबल है क्लाइंट की, बिजनेस हिस्ट्री अवेलेबल है। आपके पास जो पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट जो आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट में जो उसने सेल्स की है, बिजनेस किया है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल है, उसका बड़ा सहारा मिलता है। देखिए, चेक फॉर पास्ट टर्नओवर हिस्ट्री। सबसे पहले तो उसकी टर्नओवर हिस्ट्री बंदे की चेक कीजिए कि उसने जो पिछला काम धंधा किया था इतने सालों में,
उसके अंदर वो क्या क्या सेल्स अचीव करता रहा हर साल, वो चेक कीजिए। ये आपको ट्रेडिंग में भी चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग में भी चेक करना है, इसलिए दोनों जगह सेम है। उसके बाद उसकी करंट ईयर की अचीवमेंट चेक कीजिए। अब जैसे हम आज 27 नवंबर 2021 को बैठे हैं, तो ये साल तो 31 मार्च 2022 को एंड होएगा, तो उसकी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 27 नवंबर 2021 तक की सेल्स अचीवमेंट चेक कीजिए। उससे आपको एक ट्रेंड का अंदाजा लगेगा कि इस साल वो क्या ट्रेंड पे सेल्स कर रहा है। देन अगेन वो पॉइंट आ गया कि क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन चेक पूछिए क्लाइंट से कि आपकी एग्जिस्टिंग जो मशीनरी लगी हुई है ऑलरेडी, जिसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स जनरेट कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसको आप कितने परसेंट यूटिलाइजेशन उसकी रखी हुई है आपने कैपेसिटी की। इससे क्या होएगा, ये तो ट्रेडिंग बिजनेस में तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। इससे क्या होएगा, इससे आपको स्पेयर कैपेसिटी पता लग जाएगी क्लाइंट की, स्पेयर कैपेसिटी पता लग जाएगी। स्पेयर कैपेसिटी मींस कि अगर क्लाइंट कहता है कि मेरी मशीन 1000 यूनिट्स पर डे बना सकती है और मैं पिछले 3 सालों से उसको 70% कैपेसिटी पे ही चला रहा हूं, 70% कैपेसिटी पे ही चला रहा हूं, तो आपको ध्यान में ये आ गया होगा कि 70% कैपेसिटी पे चलाने के बाद उसकी ये सेल्स आ रही है उसके रिकॉर्ड्स में। तो जो 30% बचा, 30% की करने का उसके पास एडिशनल बैंडविड्थ है उसके पास 30% एडिशनल सेल्स जनरेट करने की, जो कि उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही। और डिमांड आएगी तो वो ये 30% ऊपर और निकाल सकता है। तो एक कंफर्ट वाला पॉइंट हो गया आपके लिए। उसके बाद क्लाइंट से भी आप ये भी समझिए कि सर आप इस कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, क्या कोई प्लान भी है आपका कैपेसिटी इंक्रीज करने का? कोई कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ कर रहे हैं आप? कोई मशीनरी नई ऐड या माइनस कर रहे हैं आप बिजनेस में? कोई प्रोडक्ट नया ऐड या माइनस कर रहे हैं आप बिजनेस में? कोई कैपेसिटी से मतलब यहाँ पे सिर्फ मशीनरी से नहीं है। कैपेसिटी मीन्स आप बिजनेस कैसे बढ़ा रहे हैं, कि मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्लाइंट कह रहा है कि अब मैं 2 और स्टेटों में काम खोलने जा रहा हूं, 2 और स्टेटों में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिए हैं, 2 और स्टेटों में मैंने अपने एजेंट बिठा दिए हैं, तो उन स्टेट्स से भी मेरे को बिजनेस निकलना शुरू होएगा। वो कैपेसिटी हो गई। दूसरा तीसरा ये क्लाइंट कह रहा है कि मैंने अपना एक नया ऑल टुगेदर एक प्रोडक्ट ही नया ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। तीसरा क्लाइंट ये कह रहा है कि मैंने एक नया पार्टी ऐड की है, मैंने पहले मैं इंडियन ये सारी डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर रहा था, अब मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, और अब मैंने इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मैं इंडियन रेलवे को ऑटो पार्ट्स बना के दूंगा, रेलवे के पार्ट्स बना के दूंगा। तो उस तरह की कैपेसिटी भी आ गई। ठीक है। या क्लाइंट ये भी कह सकता है कि अब मैंने अपने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया है, जो मेरा प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको मैंने अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी पहले से सुप्रीम हो गई है, पहले से बेटर हो गई है, जिससे क्या हुआ कि उसका जो फाइनल प्राइस है, फिनिश्ड प्राइस है, वो फिनिश्ड प्राइस बढ़ गया है। ठीक है। तो भाई अगर सेल प्राइस बढ़ गया तो उसकी क्वालिटी रिफाइन होने से, तो दैट मीन्स सेल्स पे इंपैक्ट भी तो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले 1000 यूनिट्स 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे, तो मतलब 1 लाख रुपए का टोटल माल बेच रहे थे, अगर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रिफाइन कर दी और बढ़िया कर दी और सुप्रीम कर दी, तो वही माल अब आपका 120 रुपए में बिक रहा है, तो आप अब आप सेल्स कितनी जनरेट करोगे? 1,20,000 की। तो इस तरह से कैपेसिटी के कई मीनिंग है। ठीक है। तो उस वो चीज समझिए। ये न्यू बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो न्यू बिजनेस में तो ऑल टुगेदर आपको जो पिक्चर है वही दिखाएगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको ये चीजें समझनी है कि पहले से क्या था और अब क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगा। ये चीजों का आपको समझना है और अंदाजा लगाना है। कोई रिटर्न ऑर्डर इन हैंड चल रहे हैं आपके पास, ये तो ट्रेडिंग में भी एप्लीकेबल है। वहां पे तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में तो जैसे एजेंसियां ली होती हैं, सर्विस है, मान लो ट्रांसपोर्टर है, उसका ट्रांसपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट है पार्टियों के साथ, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो मांग लीजिए। कोई रिटर्न ऑर्डर है, मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट का सारा काम रिटर्न ऑर्डर्स के बेस पे ही होता है। किसी कॉर्पोरेट से डील कर रहा है तो कॉर्पोरेट का सारा काम रिटर्न ऑर्डर्स के बेस पे ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी का लोड, जो अगेन मैंने पावर बैकअप, जो मैंने पिछले में समझाया स्लाइड में आपको, इलेक्ट्रिसिटी का लोड चेक कर लीजिए, पावर बैकअप भी चेक कर लीजिए कि भाई ये तो एक एडिशनल वैसे क्रेडिट चेक है, एक वैसे उससे पूछ लीजिए कि अगर आपको 20 किलोवाट कनेक्शन बिजली का चाहिए अपना प्रोडक्शन करने के लिए, तो अपनी स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी शॉर्टेज है, तो कल को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपके पास पावर बैकअप फैसिलिटी है, तो आपके पास आपने जनरेटर रखा हुआ है इतनी कैपेसिटी का,
तो अगर वो बोलता है हाँ जनरेटर है, तो वो कितनी कैपेसिटी का जनरेटर है, तो कितना, मतलब वो चीजें आपको समझनी जरूरी है क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, कि कल को ये ना हो कि आप किसी क्लाइंट को लोन दे दें और वो पावर बैकअप ही ना हो, वो कस्टमर को लेट सप्लाई करे, बाद में कस्टमर उसकी पेमेंट ना करे, या पेमेंट रुक जाए, या उसका कस्टमर ही उसको छोड़ के चला जाए। तो इस तरह के रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं इन चीजों में। उसके बाद ये एक पॉइंट आपके लिए इंटरेस्टिंग और नया पॉइंट है कि कोविड लॉकडाउन के बारे में बाद आप सेल्स चेक कीजिए। इस ये पॉइंट मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, ये इसमें भी सेम है पॉइंट। ये मैं क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो पिछला साल गया, तो जो इसेंशियल कमोडिटीज थी, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, ये फूड के साथ रिलेटेड आइटम्स हो गई, जो इसेंशियल इंडस्ट्री थी उनकी तो सेल्स में कोई इंपैक्ट आया नहीं, क्योंकि ये तो सबने कंज्यूम करी है इसेंशियल चीजें। तो जो अदर देन इसेंशियल चीजें थी, फॉर एग्जांपल गाड़ियों की सेल है फॉर एग्जांपल, तो अप्रैल मई जून, इवन जुलाई में भी थोड़ा सा कम, जुलाई में तो चलो शुरू हो गया था बिजनेस, अप्रैल मई जून तो खास करके लोगों ने काम धंधा किया ही नहीं। ठीक है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली सबकी पिछले साल की सेल्स डिप रही है। ठीक है, सेल्स कम हुई है सबकी पिछले साल। तो जब हम आज के टाइम में किसी क्लाइंट का बात कर रहे हैं, तो हमें तो ये देखना चाहिए ना कि कोविड का इंपैक्ट तो सारी दुनिया पे ही था, तो वो कोविड वाला इंपैक्ट तो अपने को इग्नोर करना चाहिए ना क्लाइंट को जज करते टाइम। अगर आप किसी क्लाइंट को जज करने जा रहे हैं कि उसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या धंधा उसका निकल रहा है, तो जो कोविड के एक्सेप्शनल मंथ गए थे, 2-3 मंथ, अप्रैल मई जून, तो खास करके उनको इग्नोर करके आपको चलना पड़ेगा, और उसके बिना क्लाइंट का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसके बाद, यानी फ्रॉम जुलाई 20 ऑनवर्ड्स क्लाइंट कैसे परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, अभी आप में से कई, ये देखिए पॉइंट डिबेटेबल है। आप में से काफी लोग ये चीज सोचते होंगे कि इम्पैक्ट तो अगस्त सितंबर तक रहा, अक्टूबर तक रहा, कईयों के बिजनेस में आज भी चल रहा है इम्पैक्ट। ठीक है, तो बट आप यकीन मानिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने खुद अपनी 7 साल से काम कर रहा हूँ और अपनी आंखों के सामने ये सर्कमस्टांस होते देखे हैं, क्लाइंट्स के लोन खराब होते देखे हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, 90% प्लस क्लाइंट्स का बिजनेस जुलाई 20 से ट्रैक पे, ठीक ठाक ट्रैक पे आ गया था। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का बिजनेस जुलाई 20 ऑनवर्ड्स ठीक ट्रैक पे आ गया था, और मोटा मोटा वो ठीक लेवल की सेल्स जनरेट करनी शुरू कर दी थी जुलाई 20 ऑनवर्ड्स क्लाइंट्स ने। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हाँ, 10% ऑफ द क्लाइंट वो इंडिया में ऐसे हैं जिनका बिजनेस इंपैक्ट रहा, कई तो आज भी फंसे हुए हैं उन चीजों में। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट आप चेक कीजिएगा जब भी आप किसी क्लाइंट का सेल्स का डाटा चेक करें, ये चेक करें कि जो, क्योंकि देखिए पास्ट हिस्ट्री है आपके पास, पास्ट हिस्ट्री में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी साल में कोई ऐसा तो नहीं था कि क्लाइंट को कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर, वन टाइम ऑर्डर मिल गया जिसकी वजह से हायर सेल्स जनरेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट धंधा कर रहा है ऑटो पार्ट्स बनाने का, तो ऑटो पार्ट्स बनाने का धंधा कर रहा था, तो ऑटो पार्ट्स वो बेसिकली, मतलब फॉर एग्जांपल, ऑटो पार्ट्स नहीं, साइकिल पार्ट्स के एग्जांपल लगा के चलिए कि साइकिल पार्ट्स बनाने का बिजनेस था क्लाइंट का। ठीक है जी, तो साइकिल पार्ट्स जो क्लाइंट बना रहा था, तो क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया कि हम जो विलेजेस के बच्चे हैं, जो अपना अराउंड 10 से 12 साल की एज वाले बच्चे हैं, उनको साइकिल्स बांटेंगे फ्री में। तो उन्होंने हीरो को, A1 साइकिल को, एटलस साइकिल, वो तो चलो अब बंद होने हो गई, मतलब बंद होने वाली है, ये सारे सारे ब्रांड्स को 60 लाख साइकिल्स का ऑर्डर दे दिया। 50-60 लाख साइकिल्स का उन्होंने ऑर्डर दे दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। अब उसकी वजह से क्या हुआ, और वो ऑर्डर था 6 महीने में इंप्लीमेंट करना, उसकी वजह से क्या हुआ, साइकिल इंडस्ट्री में एक टेम्परेरी बूम आ गया पंजाब मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो टेम्परेरी बूम आ गया, तो हीरो वाले भी खुद तो सारे पार्ट्स बनाते नहीं है, तो वो कई आउटसोर्स किया होता है, तो लोगों से बनवाते हैं, तो उनमें से अपने क्लाइंट के पास भी आगे ऑर्डर आ गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ऑर्डर आएंगे ना सबके पास, तो उनके पास ऑर्डर आ गए, तो एकदम से उसकी सेल शूट अप कर गई, ऊपर हो गई उस साल। तो क्या आप ये मानेंगे, अब अगले साल वो ऑर्डर है नहीं, 6 महीने बाद वो ऑर्डर फिनिश हो गया, तो खत्म बात। तो क्या आप ये मानेंगे कि क्लाइंट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और आगे भी जाके इतनी सेल्स करेगा? नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा तो नहीं सर्कमस्टांस आ गया। वैसे बाय द वे, कि जो मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, उसमें मैंने इंडस्ट्री, गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ ये सर्कमस्टांस बदल दिया, बट एक प्रैक्टिकल सिनेरियो था इसके साथ मिलता जुलता। ठीक है, तो उस तरह का एक्सेप्शनल ऑर्डर कोई आया है तो उसको इग्नोर करना है आपको। उसको इग्नोर करने के बाद आपको देखना है कि उसकी जेन्युइन सेल, जो रेगुलर सेल्स होने वाली है, वो कितनी है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे,
मैंने आपके सामने कुछ सर्कमस्टांसेस बनाए हैं, मैंने आपके सामने कुछ सर्कमस्टांसेस बनाए हैं। उन सर्कमस्टांसेस के बेस पे हम अंदाजा लगाने वाले हैं कि उसकी प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी रहेगी, क्लाइंट कितनी प्रोजेक्टेड सेल्स करेगा। इन सर्कमस्टांसेस के बेस पे हम लोग आज अभी अंदाजा लगाएंगे। तो अगेन मैं आपके लिए फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं अगेन, कि देखिए मैं जितने मर्जी सर्कमस्टांसेस बना लूं आपके सामने, आप जब केस चेक करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ चेक करेंगे, आपके पास इससे ज्यादा तरह के सिचुएशंस आप मेरे सामने रख सकते हैं कि अंकुश ये बताओ कि ऐसा होगा तो कि क्या प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसा होगा तो क्या प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसा होगा तो क्या प्रोजेक्शन लेंगे। भाई एक हद तक तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक है, पर ज्यादा इस चीज के बारे में सोच के चलेंगे तो काइंड ऑफ फिर आपने इस लेक्चर का रट्टाफिकेशन किया, ठीक है, काइंड ऑफ फिर आपने इस लेक्चर का रट्टा मारा है। आप अपनी थॉट को चलाना शुरू कीजिए अपने लॉजिक्स के साथ, अपने हिसाब से बिजनेस को समझ के। मेन बात है कि आपको क्लाइंट का बिजनेस समझ में आना चाहिए कि क्या बिजनेस कर रहा है और किस लेवल पे बिजनेस कर रहा है और क्या मार्केट रेपो है और क्या इंडस्ट्री आउटलुक है उस प्रोडक्ट का। तो उसके हिसाब से आप जजमेंट लगाइए, ठीक है। ये रट्टा नहीं लगाना कि अच्छा ये ट्रेंड आ रहा था अब ये ट्रेंड आ रहा था नहीं अब ऐसे, वो उन्होंने यूट्यूब पे ऐसे समझाया था तो इसको ऐसे ही करना चाहिए, उस तरह से नहीं। ये एक सिर्फ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने के लिए है, ठीक है, आपकी समझ बनाने के लिए है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अब जैसे ये रिजल्ट्स आपके सामने 2018 में पहला केस है, 2018 में 100 रुपए की सेल्स, 110 की सेल, 120 की सेल, 130 की सेल। भाई ये तो हर साल सेल 10-10 रुपए बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसको आप परसेंटेज वाइज भी देखना चाहे परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट में देखना चाहे उस तरह से भी 10-10 रुपए सेल्स बढ़ती जा रही है। तो अब क्या करें, अब इस अब अब मान लीजिए कि एज पर जीएसटी रिटर्न आपने देखा कि 2021 में सेल्स उसकी 70 की हो गई है, यानी कि जो पहले 6 महीने थे, जो पहले 6 महीने थे उसमें 70 की सेल उसने कर दी है। तो यहाँ पे तो प्रोजेक्शन लगाना बड़ा ही आसान है कि 70 की सेल्स उसने अगर पहले 6 महीने में कर दी तो अगले 6 महीने में भी 70 की सेल्स करेगा, ये प्रोज्यूम कर लेते हैं। तो 70 इंटू 70 पहले सितंबर तक कर ली, 70 अगले 6 महीने में, तो 140 बनता है। तो वैसे भी अपने ट्रैक के इन लाइन ही है, 100, 110, 120, 130, 140। तो ये इसकी प्रोजेक्टेड सेल्स हो गई 2022 के अंदर। उसके बाद रिवर्स एग्जांपल, उसके बाद रिवर्स एग्जांपल 100, 95, 90, 85, हर साल 5-5-5 सेल्स कम होती जा रही है, ठीक है। सितंबर तक पहले 6 महीने तक 40 की सेल्स की, 40 का दुगना बनता है 80। ट्रेंड्स के भी इनलाइन है, पिछला ट्रेंड भी इस तरह का ही है, तो ट्रेंड्स के इनलाइन है। तो हम प्रोजेक्टेड सेल्स ईएमआई में क्या लेंगे, 80 की, ठीक है। प्रोजेक्टेड सेल्स लेंगे हम 80 की। यहाँ पे पहले 100 थी, फिर 95 होगी, 5 कम हो गई, फिर उसके बाद बढ़ गई 105 की, फिर 80 हो गई, अब 70 है, ठीक है। मतलब कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, पहले कम हो गई 5 से, फिर यहाँ पे 105 से बढ़ गई, यहाँ पे 80 पे कम हो गई, अब 70 है। तो ये माइट भी पॉसिबल है कि कोविड का इंपैक्ट आया हो, ये कोविड के इंपैक्ट की वजह से यहाँ पे 80 रह गई हो, क्योंकि पहले 3 महीने तो काम हुआ नहीं था, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी 80 रह गई हो, अदरवाइज इसकी बढ़नी हो सेल्स। या मान लीजिए इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि एक इसेंशियल कमोडिटी थी, तो हेंस इसके ऊपर कोविड का इंपैक्ट इसके बिजनेस के ऊपर नहीं था, कोविड का इंपैक्ट इसके बिजनेस के ऊपर नहीं था। तो फिर इसकी सेल्स डिप क्यों हुई, ये आपको रीजन जानना है क्लाइंट से, आस्क फॉर रीजन, डिटेल में रीजन उससे समझना है। फिर आपने क्लाइंट से समझना है कि पिछले साल कम हुई थी तो इस साल ज्यादा क्यों है, इस साल ग्रोथ क्यों है, वाई ग्रोथ दिस ईयर। आपने 6 महीने में ही 170 कर दी, तो इसके हिसाब से तो आपकी 140 बनती है, इसके हिसाब से तो 140 बनती है आपकी। तो इसके पीछे ग्रोथ का कारण क्या है, कहीं कोई वन टाइम ऑर्डर तो नहीं आपने किया, कहीं कोई वन टाइम ऑर्डर तो नहीं प्रोसेस कर दिया इस साल, जिसकी वजह से आपके पहले 6 महीने में 70 की दिख रही है और अब अगले 6 महीने में उतनी सेल्स ना हो, ठीक है, कोई वन टाइम ऑर्डर तो नहीं प्रोसेस किया। तो इस तरह से आपको उसके बारे में समझना है, बिजनेस के बारे में, ठीक है जी। तो अब इस सर्कमस्टांसिस में क्या करें, अब उससे पूछना है कि कोई रिटर्न ऑर्डर भी है या नहीं है आपके पास, रिटर्न ऑर्डर है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो कह रहा है कि रिटर्न ऑर्डर नहीं है, पर आपने क्लाइंट का सेटअप विजिट किया, सेटअप विजिट किया, उसका काम देखा, उसकी ट्रांजैक्शंस देखी, और क्लाइंट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट आया कि हाँ भाई 140 की सेल वो कर सकता है, तो आप 140 की सेल्स प्रोजेक्ट कर लीजिए।
140 आपकी है मैक्सिमम रेंज, यहाँ पे इस एग्जांपल में 140 है मैक्सिमम रेंज बेसिस एग्जिस्टिंग ट्रेंड। बेसिस एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपकी 140 से आपकी मैक्सिमम रेंज है। आप फॉर द सेफर साइड अगर आपकी जगह मैं हूं, क्योंकि इसका पास्ट ट्रेंड सारा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, और कोविड का इम्पैक्ट भी नहीं था इसके बिजनेस के ऊपर, फिर भी इसकी यहाँ पे 80 रह गई थी, तो मैं यहाँ पे 120 125 की ही प्रोजेक्ट करके चलूंगा ऑन अ सेफर साइड, बीइंग ऑन सेफर और कंजर्वेटिव साइड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लेके चलिए। इसको मैं रेज कर देता हूं। अब मैंने आपके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस बनाए हैं। देखिए अगेन एक्सप्लेन, वो एक जस्ट एग्जांपल्स हैं आपके लिए, ताकि आपको अंदाजा लगना शुरू हो कि हमें कैसे सोचना है। अब इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर देखिए, पहला जो केस वन था अपना, ये वाला केस, इसमें आपने प्रोजेक्टेड सेल कितनी निकाली, 140 की, ठीक है, बेसिस दैट सेल्स ट्रेंड उसके। पर मैंने आपको क्या बोला था कि सेल्स ट्रेंड के अलावा आपको मल्टीपल चीजों का फैक्टर ध्यान में रख के चलना है। मल्टीपल चीजों का फैक्टर आपको ध्यान में रख के चलना है। देन उसके बाद आप अपनी सेल्स बताइए कि सेल्स की प्रोजेक्शन कितनी होगी। अभी तो आपने एक पास्ट ट्रेंड और करंट ईयर ट्रेंड के बेस पे एक प्रोजेक्शन लगा ली। अब मैं आपके सामने कुछ सर्कमस्टांसेस रखने जा रहा हूं जो क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद आपको पता लगे, ठीक है। पहला पहला सर्कमस्टांस केस वन में पहला कि क्लाइंट हैज रिटन ऑर्डर्स वर्थ ₹80, ये 40 को अभी छोड़ दीजिए, वर्थ ₹80 इन हैंड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय मार्च 2022, ठीक है। क्लाइंट के पास ₹80 का रिटर्न ऑर्डर इन हैंड है, ठीक है, तो जो उसको मार्च 2022 तक एग्जीक्यूट करना है। तो मान लीजिए क्लाइंट सारा रिटर्न ऑर्डर्स वाला ही काम करता हो, तो 70 का तो सेल्स वो कर चुका है और 80 का उसके पास रिटर्न ऑर्डर इन हैंड है, तो उसकी वजह से वो सेल्स, फिर इसकी कितनी प्रोजेक्शन होगी, 70 + 80 150 की। मान लीजिए वो रिटर्न ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए उसके पास कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, तो कितनी सेल्स होगी, 150 की। तो 140 की जगह कितनी प्रोजेक्शन लेंगे, 150 की प्रोजेक्शन लेंगे। उसके बाद अब ये तो था कि अगर क्लाइंट सारा रिटर्न ऑर्डर्स के बेस पे ही काम करता है, ठीक है। मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि मेरे पास ₹40 का इन हैंड ऑर्डर है, इन हैंड रिटर्न ऑर्डर ₹40 का है, और मैं रिटर्न के अलावा और भी काम कर सकता हूं। मैं रिटर्न वाला काम तो करता ही हूं, तो उसके उसके अलावा भी मैं काम करता हूं, रिटर्न के अलावा भी, ठीक है जी। रिटर्न वाला उसने आपको ऑर्डर दिखा दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 70 + 40 का तो रिटर्न ऑर्डर है ही उसके पास, तो ये हो गया 110, ठीक है। प्लस वो प्लस वो रिटर्न ऑर्डर के अलावा भी तो काम करता है, तो आप उसके अंदर प्रोजेक्शन को कितने रखेंगे, 140 ही रखिए, क्योंकि आपका ट्रेंड आपको अलाउ कर रहा है। पहली बात तो पास्ट ट्रेंड भी इंक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक ठाक ठीक ग्रोथ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि 10 का ही फर्क है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं। ये 2-3 का भी फर्क होता, इंक्रीजिंग ट्रेंड होता, तो तब भी मैं ऐसे ही चलता, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड था बस मेरे कहने का मतलब। तो 70 + 40 का ऑर्डर उसने इन हैंड दे दिया, तो ₹110 हो गए। तो आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो तो 70 × 2 140 है ना, 70 × 2 140 की रेंज है, तो 110 तक तो आप उसके रिटर्न ऑर्डर से ही जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ये तो आपके लिए एक जैसे डूबते को लाठी का सहारा, वो एक बंदे ने आपको एक सहारा दिखा दिया कि अच्छा 140 की प्रोजेक्शन कर रहे हो, चलो ये 40 का ऑर्डर अपने साथ फाइल में लगा लेना, कल को कोई ऑडिट होएगा तो आप दिखा देना कि 140 की 70 की तो सेल्स वो कर ही चुका था जीएसटी में, मैंने 140 की कैसे ली, एक तो ट्रेंड उसके अलाउ कर रहे थे, प्लस 40 का तो उसके पास रिटर्न ऑर्डर ही था इन हैंड पे, उसकी कॉपी लगी हुई है फाइल में, ठीक है जी। और उसके बाद अब रिटर्न के अलावा तो और भी तो वो काम करता है बिना रिटर्न के, तो 30-40 की उसकी कर देगा, तो 140 तो वो कर ही लेगा सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से सोच के आपको चलना है, इस तरह से इस चीज को शो करना है। तो यहां पे आप 140 की ही प्रोजेक्शन ले लेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अब नया सर्कमस्टांस क्या है, अब ये खत्म है, इसको भूल जाइए, अब नए केस को पढ़िए। क्लाइंट हैज एडेड न्यू मशीनरी इन अक्टूबर 21, भाई सितंबर तक की सेल्स थी आपके पास 70 की। उसके बाद क्लाइंट कहता है कि मैंने एक नई मशीनरी ऐड कर ली, दैट विल मेक दैट विल मेक एडिशनल सेल्स ऑफ ₹10 पर मंथ, एडिशनल सेल्स ऑफ ₹10 पर मंथ। ये जो मशीनरी है मुझे ₹10 पर मंथ की एडिशनल सेल्स करके देगी, ₹10 पर मंथ की एडिशनल सेल्स करके देगी।
तो आप बोलेंगे कि अक्टूबर में अगर ये मशीनरी इसने लगा ली है तो अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर नहीं सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने 10 रुपए पर मंथ इंटू 6 महीने, यानी कि 60 रुपए की वो एडिशनल सेल जनरेट करेगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे कि सर आपने समझाया था कि मशीनरी की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन 40% 50% मान के चले इनिशियली, पर आप भाई ये ध्यान रखिए वो मैंने आपको बोला था नए बिजनेस में, वो मैंने आपको किसमें बोला था, नए बिजनेस में, क्योंकि वो ऑल टुगेदर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। भाई साहब ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये तो ऑलरेडी उसका बिजनेस चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जिसको उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में फेमस है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको 40% लोअर वाली 50% लोअर वाली लेने की जरूरत नहीं है, आप 100% मत लीजिए, आप 80% मान लीजिए कि 80% यूटिलाइज तो वो करेगा ही करेगा मशीनरी को, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कंफर्ट है क्लाइंट के ऊपर, अगर आपको ज्यादा सही लग रहा है क्लाइंट, तो आप इसको 100% भी मान लें अपना केस बनाने के लिए, केस को जस्टिफाई करने के लिए, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंट है पूरा, ठीक है। चलिए अगर नहीं है, ठीक ठाक है, तो क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक ठाक चल रहा है बिजनेस, तो 80% मान लीजिए, तो 60 रुपए 10 रुपए महीना जो उसने सेल्स जनरेट करनी थी, तो 60 रुपए की एडिशनल सेल्स जनरेट करेगा वो 6 महीने में, तो 60 का 80% कितना होता है 48, 60 का 80% कितना होता है 48, यानी कि 48 रुपीज की एडिशनल सेल्स आएगी। तो अब मैं प्रोजेक्शन कितनी लूंगा, अब मैं प्रोजेक्शन कितनी लूंगा, देखिए जो एग्जिस्टिंग मशीनें लगी हुई थी या जो एग्जिस्टिंग लेबर थी वो उसको इतनी 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 सेल्स जनरेट करके आ रही है, तो ये 70 से 140 तो एग्जिस्टिंग मशीनों के बेस पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है। प्लस जो नई मशीन लगाई है उससे 48 की न्यू मशीन से उसको सेल जनरेट होगी, तो 140 प्लस 48 ये बन गया इसका 188, तो आप इसकी प्रोजेक्शन कितनी ले सकते हैं, 188 की प्रोजेक्शन आप इसकी उठा सकते हैं इस सिनेरियो में, समझ गए आप इस चीज को। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो थोड़ा रिवर्स है, अब इन दोनों को भूल जाइए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट सिनेरियो में बोला है कि क्लाइंट हैज सोल्ड अ मशीनरी। अब देखिए जब आप अंडरराइटिंग करेंगे तो आपको क्लाइंट कई बार ये बताएगा नहीं कि मैंने मशीनरी बेची है, आपको शायद हो सकता है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट में अक्टूबर में कोई लार्ज अमाउंट का क्रेडिट एंट्री आया हो डिपॉजिट का, तो आपने क्लाइंट से पूछा हो कि ये पैसा कहां से आया, तो उसने तब बताया हो आपको कि मैंने मशीनरी बेची है। तो खैर उसको चलो छोड़ दीजिए, इन अक्टूबर 21 उसने एक मशीनरी बेची है जिससे उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 रुपए पर मंथ से कम हो गई है। अब इसके अंदर 50-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कोई फंडा नहीं आएगा, तो 2 रुपए पर मंथ की उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, तो अक्टूबर में बेची है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने से 2 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 रुपए की इसकी सेल्स कम हो जाएगी, डाउन डाउन आ जाएगी, 12 रुपए के हिसाब से उसकी सेल्स डाउन आ जाएगी। इसके अंदर देखिए समझने की बात है, मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपको ये इन सारे सर्कमस्टांसेस को समझा के आपको मैं फिक्स नहीं कर सकता कि यही सीन्स आपके सामने आएंगे, आपके सामने हर एक केस नया आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें ये बोलता हूं कि जो ये मशीनरी बेची थी वो उसकी 2 साल से ऑब्सोलीट पड़ी थी, वो मशीनरी 2 साल से ऑब्सोलीट पड़ी थी, 2 साल से यूज ही नहीं पड़ा था कर रहा था, स्क्रैप पड़ी थी मशीनरी, ठीक है। तो फिर तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे क्या ही असर पड़ेगा, वो पहले ही नहीं मशीन यूज कर रहा था, तो लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, मतलब रट्टाफिकेशन ना करिए। तो इसमें मेरा जो एग्जांपल है इसमें मैंने लिखा है स्पेसिफिकली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस होगी, तो 12 रुपए से उसकी सेल्स इन टोटल डाउन होगी, तो अब मेरी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, देखिए अगर सारी मशीनें चलती रहती सब कुछ सही रहता तो 140 की प्रोजेक्शन पे हम पहुंच गए थे, तो क्योंकि एक मशीनरी उसने सेल कर दी और अपने को पता लग गया, तो इसकी वजह से अब इसकी प्रोजेक्टेड सेल क्या रहेगी 128, ठीक है जी। तो इस तरह से आप चलिए, ये सर्कमस्टांस आपको समझ आ गया, ओके। अब नेक्स्ट, अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं जिसमें हम हमारी टर्नओवर रिड्यूस हो रही थी। केस नंबर 3 पे मैं और नहीं दिमाग लगाने वाला, केस नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। पहला सीन, client has also stated that client has also started to export the product, क्लाइंट ने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है,
एंड रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ₹1 ऑलरेडी। उसने $1 का ऑर्डर, $1 यानी कि 75 रुपए के इक्विवेलेंट हो गया। $1 का उसको ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्लाइंट ने एक्सपोर्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इस साल, ठीक है। तो ये ऑर्डर मान लीजिए उसने मार्च 2022 तक ही एग्जीक्यूट करना है, तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स क्या रहेगी? आपने पहले क्या अंदाजा लगाया था कि 100, 95, 90, 85 और यहाँ पे आधे टाइम में साल में 40 और इसकी 80 की होगी सेल्स, आपने ये अंदाजा लगाया था, ठीक है। तो अब सिनेरियो क्या हुआ कि अब आप क्लाइंट से मिले और क्लाइंट ने आपको समझाया कि मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो $1 का ऑर्डर यानी कि 75 रुपए का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया है। देखिए, जो ये एक्सपोर्ट का बिजनेस उसने स्टार्ट किया, ये नेचुरली इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग बिजनेस है। उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस तो उसको इतनी सेल देगा, तो ये कितनी सेल देगा उसको एक्स्ट्रा? 75 रुपए की सेल्स देगा। तो 80 प्लस 75 ये कितना हो गया? 155। तो इसकी प्रोजेक्टेड सेल कितनी बन गई यहाँ पे? 155। प्रोवाइडेड आप अपने आप को पूरी अच्छे तरह से सेटिस्फाई कर लें कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ये कर रहा है प्रोसेस, मतलब उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोचना है कि उसने एडिशनल शुरू किया है, तो कुछ समझ गए इस पॉइंट, इस सिनेरियो को भी, तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, इसको भूल जाइए अब। क्लाइंट हैज अपॉइंटेड 2 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसने 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कर लिया अपनी ही स्टेट में। पहले अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू माल बेच रहा था, अब 12 के थ्रू बेच रहा है। एंड एक्सपेक्टिंग टू जनरेट एडिशनल बिजनेस ऑफ ₹5 पर मंथ फ्रॉम नवंबर 21। ध्यान रखिए, नवंबर 21 से वो कह रहा है कि मेरे को ₹5 महीने का एडिशनल बिजनेस हो सकता है। एक्सपेक्टिंग है, मतलब उसको अंदाजा है कि इतना बिजनेस हो सकता है। देखिए, ₹5 महीना यानी कि नवंबर 21 से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, ₹5 एडिशनल बिजनेस। ये ₹5 पर डीलर नहीं है, पर मंथ है, दोनों से। तो ₹25 की एडिशनल सेल्स के बारे में वो अंदाजा लगा रहा है, ₹25 की एडिशनल सेल्स के बारे में वो अंदाजा लगा रहा है। देखिए, उसने तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट किए हैं, कोई ऑर्डर तो उसके पास कंफर्म्ड है नहीं ₹5 का। कई बार तो, अब आपको बिजनेस मॉडल समझना है, कई बार तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसका एग्रीमेंट ये हो सकता है कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया कि मैंने तो तेरे को ₹5 महीने का माल हमें हर महीने बेच देना है, तू आगे उसको कैसे बेचता है वो तेरी हेडेक है, मैंने तो तेरे को ₹5 महीने का माल देना ही देना है। अगर तो उसने इस तरह की बात है उसकी, फिर तो ₹25 की उसकी सेल फिक्स ही हो गई, क्योंकि उसने जबरदस्ती उसको चाहे दे, उसको देना ही पड़ेगा, देना ही है ₹25 का माल दोनों को टोटल। अगर उसकी बात ये हुई है कि जैसे जैसे आप मार्केट में जनरेट करोगे ऑर्डर, जैसे जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट डालोगे उस हिसाब से बेचता जाऊंगा, फिर हमारे पास ये ₹25 की श्योरिटी नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास ₹25 की श्योरिटी नहीं है कि ये ₹25 का कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्लाइंट का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर नया बिजनेस होता तो मैं कहता कि 25 में से 10 ही होएगा, 40% के करीब, 50% के करीब। अब क्योंकि इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो मैं कह देता हूं कि चलो इसका ये 70-80% अचीव कर लेगा। अगर क्लाइंट पे मेरे को कंफर्ट अच्छा खासा है, तो मैं कहता हूं कि 80% तो वो कर ही लेगा। तो मैं मानता हूं कि वो ₹20 का एडिशनल काम इससे कर ही लेगा। तो यहाँ पे अगर उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप से वो ₹80 ही करना था उसने बिजनेस, तो ₹20 इसने यहां से एडिशनल कर लेना है, तो ₹100 की प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड सेल होगी इसकी। क्लियर? नेक्स्ट, क्लाइंट हैज शट डाउन बिजनेस इन बिहार। उसने बिहार में अपना बिजनेस शट डाउन कर लिया, जिससे उसको ₹2 महीने की सेल्स हो रही थी। ₹2 महीने की सेल्स हो रही थी। ये कब बंद किया उसने? अक्टूबर 21 में बंद किया। अब ऐसे महीना लिखा है तो मतलब अक्टूबर एंड में बंद किया होगा। तो ₹2 महीना की उसको सेल हो रही थी वहां से, और उसने प्लानिंग बताई कि मैं अब प्लान कर रहा हूं कि 2 नई स्टेट्स में बिजनेस स्टार्ट करने का अप्रैल 22 से। देखिए, अप्रैल 22 से बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो वो तो अभी प्लानिंग स्टेज पे है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं उसकी, अभी ना कोई एग्रीमेंट हुआ है ना कुछ हुआ है। तो इसको तो फिर हम इग्नोर करके ही चलेंगे। मैंने आपको बताया ना कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं क्लाइंट के, कि भाई ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, उन सबको अवॉइड कीजिए।
कॉन्क्रीट बता कि कॉन्क्रीट क्या चीज है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट के बेस पे ही डिसीजन लेंगे। तो उससे 2 रुपए हर महीने की सेल्स का नुकसान हो गया उसको। तो ये नुकसान कब से होना स्टार्ट हुआ उसको? नवंबर 21 से, क्योंकि अक्टूबर 21 में बंद किया है उसने, अक्टूबर 21 के एंड में बंद किया फॉर एग्जाम्पल। तो उसको 10 रुपए की सेल्स का नुकसान हो जाएगा, 5 महीने बचे। तो अब भी प्रोजेक्शन क्या रहेगी? 80 रुपए का काम तो उसका नॉर्मली हो जाना था अगर सही चलता तो 10 रुपए का नुकसान उधर खा गया, तो इसकी सेल्स कितनी होगी? 70 रुपए की प्रोजेक्टेड सेल्स। ठीक है जी, इस तरह से सोचना है। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल, फोर्थ सिनेरियो, कि क्लाइंट कह रहा है कि मेरी ये मंथ वाइज सेल्स है, ये मंथ वाइज सेल्स है। देखिए, हम कह रहे थे कि 100 रुपए से 95 पे आ गया, 95 से 90 पे आ गया, 90 से 85 पे आ गया, 85 से आधे साल में 40 की है, तो दिखने में लग रहा है कि अब भी 85 से 80 पे आएगा, 5 डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर साल सेल्स कम हो रही है। पर क्यों कम हो रही है? हमने इस साल को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, इस साल को हमने अच्छे से स्टडी ही नहीं किया। आपको ध्यान देना चाहिए था, ये कोविड वाला ईयर है, ये कोविड वाला ईयर है। तो कोविड वाला ईयर है तो इसने अप्रैल, मई, जून, इन महीने में तो इन्होंने ना के बराबर ही बिजनेस किया होगा, लोअर साइड पे बिजनेस किया होगा, लोअर साइड पे बिजनेस किया होगा। तो इतना इसने लोअर साइड पे बिजनेस, मतलब अप्रैल में ही तो बिल्कुल नील ही होएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अप्रैल में ही तो बिल्कुल ही जीरो होएगा, यहाँ पे कुछ कम होएगा, जुलाई से थोड़ा सा ठीक होना शुरू होएगा, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो बिजनेस कम होएगा, तो इतना इंपैक्ट झेलने के बाद भी ये 85-85 की सेल कर गया था। तो क्या एक्चुअल में ये 2021 में 2020 से कंपैरेटिवली 2021 से डाउन में गया था? क्या एक्चुअल ऐसा सीन था उसके बिजनेस के साथ? तो एक्चुअल तो नहीं था ना। आप उसका मंथ वाइज ट्रेंड जरूर देखिएगा, किसी भी क्लाइंट का सेल्स का असेसमेंट करने से पहले उसका मंथ वाइज ट्रेंड जरूर देखना है। अब देखिए, अप्रैल में 0, मई में 0, जून में सिर्फ 1, फिर 3, 7, 8, 15, 4, 10, 12, 15, 10, इस तरह से 85 की सेल्स पे पहुंचा। और 2021 में ये ट्रेंड है 40 की सेल का, 2021 में ये ट्रेंड है। अब इन 3 महीनों को तो छोड़ दीजिए, इनको तो छोड़ दीजिए, उधर से इन 3 महीनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों पीरियड को हम इग्नोर कर देते हैं कि इन पीरियड में तो एक्सेप्शनल था। अब बैंकिंग इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द बैंक, मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स प्रिज्यूम करते हैं कि जुलाई से बिजनेस ठीक हो गया था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर को कंपेयर कीजिए। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर को बंदे ने सेल की थी 18 की, 18। अब यहां पे उसने जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या बिजनेस किया है? 32 का। यहां पे उसने कितना बिजनेस किया है? 32 का। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज किया है उसने बिजनेस? कितने परसेंट उसका बिजनेस इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली? कैलकुलेटर से लगाते हैं, 32 माइनस 18, 14 लाख की टोटल इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। तो डिवाइड बाय 18 इंटू 100, तो अराउंड मोटा मोटा 78% की बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है, 78% की ग्रोथ बिजनेस में नजर आ रही है। और वो एविडेंट है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो 85 की टर्नओवर कर गया था। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो 85 की जगह प्रोबेबली 100 ही होती सेल्स, यहाँ पे इंक्रीजिंग होती। तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा और पिकअप किया है इस साल, और 78% की ग्रोथ दिखाई है इस साल। तो अब हम प्रोजेक्शन क्या लें? तो 78% का ग्रोथ ट्रेंड निकल रहा है इनको इग्नोर करने के बाद। तो इनको और इनको कंपेयर करके तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 85 है, 85 के ऊपर अगर 78% का ग्रोथ डालते हैं इंटू 78%, तो वो बनता है 85 का 78% बनता है 66। तो 85 प्लस 66 ये बनती है 151, ये बनती है 151 अगर 78% का ग्रोथ ट्रेंड लगा के चले। तो देखिए, इतना ज्यादा ग्रोथ ट्रेंड लगा के हमें, अनलेस हम बहुत ज्यादा श्योर हैं, इतना ज्यादा हाई ग्रोथ ट्रेंड लगाने की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 महीनों के बेस पे, 3 महीनों के बेस पे हम बोल रहे हैं ना कि 78% ग्रोथ ट्रेंड है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ 3 महीने जज करके 78% का ग्रोथ ट्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है। हम बोलते हैं कि चलो भैया, अब हमें हमारी गलती समझ में आ गई,
ये 85 एक्चुअल में डाउन नहीं थी 2021 में, एक्चुअली उसने 2021 में अच्छा परफॉर्म किया है। 3 महीने काम ना करने के बावजूद भी उसने 85 की सेल्स जनरेट की है। तो मतलब ये और ये साल कंपेरेबल नहीं है, ठीक है जी। तो उसने की है, यहाँ पे उसकी 40 की हुई है, तो 40 की सेल्स भी मंथ वाइज हमने देखा और पिछले साल के कंपैरेटिवली काफी अच्छा खासा पिकअप है 40 का, ठीक है। तो उसकी जो प्रोजेक्टेड सेल्स है, अगर वो इसके हिसाब से तो 80 बन रही थी, तो बट अब हम 80 की प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अब हम 80 की जगह इसके ऊपर 30 या 40% की ग्रोथ और प्रोजेक्ट कर देते हैं। 30 या 40% की ग्रोथ और प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम। 110 से 115 के बीच में अराउंड, अगर मैं होता तो 110 115 के करीब की प्रोजेक्शन लेके चलता। 110 या 115 की प्रोजेक्शन लेके चलता। यहाँ पे 85 थी, जो ये वाली 85 थी, जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन थी। मंथ वाइज का ट्रेंड देखने के बाद मैं 110 या 115 की प्रोजेक्शन लेके चलता, ना कि मैं 151 लेता, क्योंकि वो तो बहुत ही हाई ग्रोथ दिखा देनी थी मैंने 85 के कंपैरेटिवली उसके लिए, क्योंकि सिर्फ वो भी सिर्फ 3 महीने के इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, तो वो तो एक्सेप्शनली हाई है। तो मैं थोड़ा सा जेन्युइन रखता, ये रखता कि यहाँ पे 85, मैंने ये देखना था कि यहाँ पे 85 नहीं होनी थी। मैंने ये देखना था कि यहाँ पे अगर ये वाला बिजनेस करता, जैसे ये 3 3 और 2, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। 8 8 वाला होना था, यानी कि 8 में से एक तो यहाँ पे कर गया, यानी कि 7 की एडिशनल सेल यहाँ पे 92 की वो सेल कर लेता। 92 की वो सेल कर लेता यहाँ पे, अगर ये वाला सिनेरियो नॉर्मल रहता 2021। हालांकि 2021 में भी अप्रैल मंथ डाउन था, क्योंकि अप्रैल मंथ में आपको पता ही है कि सेकंड वेव आ गई थी और तो बहुत जबरदस्त तरीके से आई थी। तो मैं उस हिसाब से अंदाजा लगाता कि एक्चुअल में ये सेल्स उसकी 82 85 नहीं है, ये एक्चुअल में सेल्स उसकी 90 से 100 के बीच में कहीं होनी चाहिए थी, अगर कोविड ना होता तो उसके हिसाब से 15-20% का मैंने ग्रोथ ट्रेंड ले लिया। तो यहाँ पे 110 से 115 की सेल्स को मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट, देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने अगर 110 किया है तो 110 ही करना है, आप 100 भी ले सकते हैं। केस टू केस वेरी करती है ये चीजें, क्योंकि हर एक केस डिफरेंट होता है, हर एक क्लाइंट डिफरेंट होता है। तो हर एक क्लाइंट को समझना, उसके बिजनेस को समझना, उसकी इंडस्ट्री को समझना, प्रैक्टिकल सिनेरियोस को समझना। अब ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर जो कोविड का लॉकडाउन था, तो किसी स्टेट में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कोई जैसे जो वो बना देते हैं कंटेनमेंट जोन्स बना देते हैं, वहां पे जो शॉप्स होती हैं वो कंटेनमेंट जोन्स वाले की शॉप्स को मार पड़ती है, तो हो सकता है उनको उस वजह से नुकसान हो गया हो। तो वेरियस सर्कमस्टांसेस को आपको ध्यान में रखना है। उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के क्लाइंट का एग्जिस्टिंग बिजनेस को विजिट करके आइए, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, उसके पास कोई रिटर्न कॉपी ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड है या नहीं है, वो फ्यूचर में उसके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है या नहीं है, कॉन्क्रीट प्लान है या नहीं है, उसके बेस पे एक सेल्स को प्रोजेक्ट कीजिए। जब भी प्रोजेक्शन करें, प्रोजेक्शन करते टाइम थोड़ा कंजर्वेटिव वाली साइड पे रहेंगे, बेहतर रहेगा। अगर आपकी प्रोजेक्शन 50% ग्रोथ नजर आ रही है, आपको आपको क्लियर दिख रहा है कि 50% की ग्रोथ है सेल्स में, तब भी 35% ले लीजिए, 40% ले लीजिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखिए अपने आप को। कल को ये ना हो कि कल को क्लाइंट का केस फट जाए, क्योंकि किसी का क्लाइंट को कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, किसी को इंटेंशन इशू आ जाए, क्लाइंट को लोन वापस ही ना दे, इंटेंशन इशू तो आप नहीं जज कर सकते। तो किसी कारणवश अगर कोई क्लाइंट का केस का लोन खराब हो गया, तो कल को कोई ऑडिट में बैठे, तो कल को ये ना हो कि कोई आपके ऊपर फिंगर रेज कर दे कि भाई तूने किस किस बेसिस पे इतनी प्रोजेक्शन ले ली। आप बोलोगे कि हाँ मेरे को क्लाइंट बहुत पसंद आया था, मैं विजिट करके आया था, मेरे को फैक्ट्री बहुत अच्छी लगी थी। वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो, इसके बेस पे तुमने इतनी प्रोजेक्शन ले ली 50% और इतना ज्यादा लोन सैंक्शन करवा के दे दिया उसको। इस तरह से नहीं, कुछ कंफर्मेशन हो, कुछ रिटर्न चीजें हो, इस तरह से आपको अंदाजा लगनी है। और फ्यूचर का सोच के चलना है कि कल को कुछ हो गया क्लाइंट को, तो कल को आप क्या जवाब दोगे, आपके पास आंसर है ऑडिट को करने के लिए। या कोई मान लो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई किसी केस पे, तो सीबीआई ने जैसे नीरव मोदी वाले केस में पीएनबी के बंदे पकड़ के गिरफ्तार कर लिए थे, ठीक है, पीएनबी बैंक के। तो इस तरह से अगर कोई मान लो आपका कोई बड़ा केस है, कोई सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, तो आपके ऊपर क्वेश्चनिंग आपसे पूछने लग गए, भाई वो फिर वो बंदे बात सुनते नहीं होते। आप चाहे जितने मर्जी ऑनेस्ट हो, उन्होंने बोलना है कि भाई तूने कोई ना कोई सेटिंग करी है क्लाइंट से, तूने कोई ना कोई आप चाहे सच्चे भी हो तब भी आपके ऊपर फिंगर रेज हो जाएगी और मिनटों मिनट आप पकड़े जाएंगे, बिना बात के आपके ऊपर केस शुरू हो जाएगा। तो आपको ये भी सोच के चलना है कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ, कल को
कल को कोई मेरे से पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ और सामने वाला मेरी बात को मान जाएगा। वो सामने वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये समझ के चलना। तो चीज़ों का ध्यान रखना है। सेल्स की प्रोजेक्शन का मैंने एक रोड मैप आपको बताया है, मैंने कोई आपको कॉन्क्रीट रूल नहीं बताया कि ऐसे ही प्रोजेक्शन करनी है। रोड मैप बताया है कि वेरियस चीज़ें क्या हो सकती हैं जो आपकी सेल्स की प्रोजेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और केस की अंडरराइटिंग करते करते समय आपको उन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आई होप आपने इनको एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के इन्हीं प्रोजेक्शंस के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। थैंक यू।